आज मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं, उसका नाम है इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ। सब लोग समझ गए मेरी बात? अब आप बोलेंगे हाँ सर। अभी कुछ नहीं समझे हैं आप, आपने खाली शब्दों को सुना है। 3 वर्ड मैंने एक साथ जोड़ दिए, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का भ्रम। लेकिन आप बोल रहे हैं हाँ हम समझ गए। देखते हैं, ये बहुत ट्रिकी मेंटल माइंड का एक नुकसान करने वाली हैबिट है, और इसमें से बहुत कम लोग बचते हैं। अगर इसको आप समझ जाएं बारीकी से तो बहुत से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स आप रोक लेंगे, बहुत से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स। इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब हम कोई चीज सुनते हैं ना तो हमको लगता है कि हम समझ गए, तो इसको हम समझ रहे हैं कि उसमें होता क्या है। एक नासिम तालिब नाम के एक ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन है, तो उन्होंने एक चीज खोजी है, उसका नाम है नैरेटिव फैलेसी। क्या है? नैरेटिव फैलेसी। फैलेसी जानते हैं क्या होता है? फैलेसी अनिल? गलतियां। जैसे अगर आपको ही लगता है ना ये घड़ी सर कितने की है, मैं बोलूं 200 रुपए की। अच्छा ठीक है, अच्छी होगी। फिर अगर कोई पूछे कितने की, मैं बोलूं 5000 रुपए की। हाँ सर अच्छी होगी फिर तो 200 रुपए में अच्छी होगी, 5000 में अच्छी होगी। कोई लॉजिक नहीं है, आपने केवल ऐसे ही पैसे के ऊपर डिसाइड कर लिया अच्छाई या खराबी। ये फैलेसी है, मिस्टेक। नैरेटिव फैलेसी क्या है? जब आप कोई नरेशन सुनते हैं, नरेशन मतलब कोई कहानी, तो उसमें आप फंस जाते हैं। जैसे हम लोग बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, राम और रावण दोनों में से अच्छा कौन आदमी था? राम था। ये कैसे मालूम? आप जानते हैं राम को? आप कभी मिले हैं राम से? सुना है। तो जो सुनी सुनाई बात पर आप कंक्लूजन्स निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नैरेटिव फैलेसी। आपको ये कहना चाहिए कि सर रामायण में लोग कहते हैं कि राम अच्छा आदमी है, हमको नहीं मालूम। और खाली ऐसा नहीं कि आप इस पर विश्वास करते हैं, आप मानते हैं, आप इस पर विश्वास करके प्रार्थना भी करते हैं मंदिर में जाके। पिछले 15 सालों से आप लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, राम जी कभी आप लोगों को हेल्प करने नहीं आए, फिर भी आप मानते हैं इस बात को कि राम बहुत अच्छे आदमी हैं। पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं, है ना? तो ये जो है ये एक तरह का नैरेटिव फैलेसी है। ये कहानियों की वजह से आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं। टीवी वाले इसका बड़ा फायदा उठाते हैं, आपको दिखाते हैं प्रचार, स्वैच। जब मैं घड़ी लेकर आया, ये देखा मैंने, इसकी जो पैकेजिंग है इतनी सुंदर सी है, उसको देख के लगता है वाह बड़ी अच्छी घड़ी होगी यार। जब खराब हो जाएगी तो मैं इसको ठीक कराने जाऊंगा, पट्टा बहुत अच्छा होगा। कितने का पट्टा बदलेगा? 1000 रुपए का। मेरी जो पिछली घड़ी थी वो 600 की पूरी घड़ी थी, इसका खाली पट्टा बदलवाने जाऊंगा तो शायद 1000 रुपए से ज्यादा लगेगा, लेकिन अच्छी है तभी तो। कैसे पता? ये नैरेटिव फैलेसी है। आपने इसके बारे में प्रचार पढ़ा, लोगों के मुंह से सुना, अरे तुम्हें पता है स्विस मेड वॉच है, स्विस मेड। आपको भी लगे अच्छी चीज होगी कोई, तुम्हें तो कहीं कहानी सुनी बचपन में। वो एक राजा था, उसके पास एक जादूगर आया, तो जादूगर राजा को बेवकूफ बनाना चाहता था, तो उसने कपड़ा बनाया और कपड़ा था ही नहीं कुछ, तो उसने सबको कहानियां सुना दी कि जो बहुत समझदार होगा, जो बहुत पवित्र होगा वही देख पाएगा। तो सब लोगों को दिखाना शुरू किया, कुछ नहीं था हाथ में, उसको दिखाता था, देखो। तो लोग सोचते अगर मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं है तो इसका मतलब मैं पवित्र नहीं हूं, तो लोग बोलते थे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर राजा को दिखाया, राजा बोलता हाँ बहुत अच्छा है, राजा को भी कुछ दिख नहीं रहा है। फिर राजा ने कपड़ा पहना, उसको कपड़े पर उतार कर बेचारा नंगा राजा पूरे शहर में घूम रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं यार मैं नहीं देख पा रहा हूँ कपड़ा, क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं अंदर से पापी हूँ, बाकी लोगों को दिख रहा होगा। सब बोल रहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी छोटा सा बच्चा था, बोलता है राजा तो नंगा है। तो वो नैरेटिव फैलेसी में नहीं फंसा, उसको नहीं पता होगा कि जो ये बोल देगा कि कुछ है ही नहीं वो अपवित्र होगा, ऐसा कुछ। उसको ध्यान से सुनिएगा।
नैरेटिव फैलेसी डिस्क्राइब्स, बताती है, हाउ फ्लॉड स्टोरीज ऑफ द पास्ट शेप आवर व्यूज ऑफ वर्ल्ड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। जब आप फ्लॉड स्टोरीज, फ्लॉड मतलब गलत कहानियां, कुछ कमी वाली कहानियां सुनेंगे पीछे के बारे में, भविष्य की कहानी तो सुन नहीं सकते हम लोग, पास्ट में सुनेंगे, तो आपकी क्या बदलती है, आपके व्यूज बदल जाते हैं। आपने कहा ये घड़ी ठीक तो है सर, कौन सी बहुत बड़ी बात है इसमें, लेकिन फिर बताया स्वैच की है, तो इससे आपने एक कहानी सुनी तो आपका क्या बदला, व्यू बदला। अच्छा हाँ सर, तभी देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, तो आपका व्यू बदला। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर बदलता है, भविष्य का जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सर स्वैच होगी तो फिर चलेगी, कम से कम 10 साल तो चलेगी चलेगी। राम जी से मैंने पूछा, राम जी अच्छी, बोलते हैं हाँ भैया महंगी घड़ी है तो बहुत चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं। नैरेटिव फैलेसी अराइजेस inevitably from our continuous attempt to make sense of the world। ये क्यों होता है, हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करता रहता है, क्या चीज का, टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। आसपास की जो चीजें हैं उसके बारे में कुछ, जैसे कुत्ते बिल्ली सूंघते हैं, ये क्या है, ऐसे हमारा दिमाग भी चीजों को समझने की कोशिश करता है, चाहे समझ पाए चाहे ना समझ पाए। हमारे मरीज आते हैं हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, एक्सरे की रिपोर्ट होती है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट होती है, ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बेचारे अखबार ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हम लोग जानबूझ के उसको मुश्किल बनाते हैं। द फीचर्स ऑफ गॉल ब्लैडर आर सजेस्टिव ऑफ कोलेलिथियासिस, साफ साफ कुछ नहीं बोला, फीचर्स ऑफ गॉल ब्लैडर आर सजेस्टिव ऑफ कोलेलिथियासिस, ये भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं कि कोलेलिथियासिस है, इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में पथरी है, साफ साफ नहीं लिखते, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये नहीं लिखते हम लोग, फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ कोलेलिथियासिस, बिकॉज अगर नहीं निकला तो आप तो केस कर देंगे, मैंने लिख दिया उसमें कि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, मरीज नहीं, क्योंकि इतना क्लियर नहीं होता। आप अगर मैं प्रोब रख रहा हूं पेट पे, कुछ चमकीला दिखाई दिया तो पथरी हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एयर हो सकता है, 10 चीजें हो सकती हैं। मोस्ट लाइकली मतलब ज्यादा चांसेस ये हैं कि कैलकुलस है, तो उसमें हम लिखते हैं कि चांसेस ये हैं कि कैलकुलस है, लेकिन आपको लगेगा चांसेस है, छोड़ो, कल पथरी है मुझे, तो आप चीजों के आसपास उसको समझने की कोशिश करते हो, और ये आप न चाहो तब भी करते हो। ये कह रहा है दैट नैरेटिव फैलेसी बनता क्यों है, क्यों आप कोई चीज सुनते, कोई बता रहा है तुम्हें पता है मोदी जी कैसे आदमी है, आप कहां लगाएंगे कैसे आदमी है, हाँ आपने सुनी और आप थोड़े से और जानकार बन गए, मोदी जी के बारे में जानकार बन गए। मोदी जी खुद अपने बारे में नहीं जानते अच्छी तरीके से, खुद को जानने के लिए योग ध्यान प्राणायाम किताबें पढ़ते हैं। मैं अपने आप को खुद से नहीं जानता, आप अपने आप को खुद से नहीं जानते, लेकिन आपको लगता है मोदी जी को मैं जान गया। नैरेटिव फैलेसी क्यों निकलता है, बिकॉज इनएविटेबली मतलब आप चाहे न चाहे, इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा। फ्रॉम आवर कंटिन्यूअस अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, आसपास की दुनिया को हम समझने की कोशिश करते रहते हैं। The explanatory stories that people find compelling are simple, are concrete rather than abstract। और जो कहानियां हम एक दूसरे को बताते हैं ना, वो सिंपल और कॉन्क्रीट कहानी बताने के ज्यादा आसान है हमको, बजाय एब्स्ट्रैक्ट कहानी। दो तरह की कहानी होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। सिंपल कहानी ये होती है, एक राजा एक रानी, राम रमन्ना दुई जन्ना, पता है ना कहानी, नहीं सुना? एक बार एक औरत थी, वो जा रही थी रामायण सुनने, बाबा आशीष महादेव जी आए थे लेक्चर देने के लिए, रामायण की लेक्चर, कोई मैं तो एक बेचारा गांव में कुम्हार था, दिवाली का सीजन आ गया था, उसको बर्तन बनाने थे, दियले बनाने थे, तो कुम्हारिन बोलती है मैं जा रही हूँ गुरु जी के लेक्चर सुनने के लिए, बहुत अच्छा सत्संग बोलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा सत्संग है, उसने कहा वो रामायण का। तो उसने कहा हाँ, तो फिर उसने कहा कौन सा रामायण, बैठ मैं सुनाता हूँ तुम्हें।
तो उसने 2 मिनट में पूरी रामायण सुना दी। राम रमन्ना द्विजन्ना, राम और रावण 2 लोग, एक बाभन एक ठाकुर एक बाभन्ना, एक ब्राह्मण था और एक ठाकुर था। ठाकुर कौन था? राम। और बाभन रावण। एक ने एक की नार चुराई, फिर दोनों में भई लड़ाई। एक ने एक की बीवी चुरा ली, फिर दोनों में लड़ाई हो गई। इतनी सी थी बातन्ना, तुलसिया लिख दिया पौथन्ना। छोटी सी बात थी और तुलसी ने पोथी लिख दी पूरी मोटी मोटी। सिंपल सी कहानी थी। उस दिन वो पिक्चर देखी थी मैंने, आप भी जरूर देखिएगा उसको। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी पिक्चरें जो लोग एब्स्ट्रैक्ट कहानियां बताती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको समझना और कंक्लूजन पे आना मुश्किल है। इस फिल्म का नाम है तलवार, अभी आई, बहुत रिसेंट। इसमें श्रुति मर्डर केस के बारे में दिखाया गया है। कुछ साल पहले, शायद 7-8 साल 10 साल पहले, एक बच्ची थी 14 साल की श्रुति, नोएडा में उसका मर्डर हो गया। माँ बाप, बहुत अच्छी पिक्चर है, सुबह सुबह दिखाते हैं। काम वाली बाई आती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, बंद है, अंदर से मालकिन आती है तो बोलती है अरे नौकर को फोन लगा रही, नौकर फोन नहीं उठा रहा। फिर दूसरी तरफ से जाती है, वो बोलती है मैडम चाबी पीछे फेंक दीजिए, मैं बाहर से खोल देती हूँ। पता नहीं कैसे क्या हिसाब किताब था। वो आई, दरवाजा खुला, जैसे दरवाजा खुलकर अंदर जाए तो चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी बेचारी बच्ची बेड पर मरी हुई मिली। फिर आगे पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, पुलिस का भी बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। पान खाए, भाई साहब आए, हाँ बात कर रहे हैं फोन पे, हाँ बड़े बहुत कैसे मरीज है, वैसे पान खा रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट जानते हैं क्या होता है? खोजना, खोजबीन करना, देखना। तो इन्वेस्टिगेट किया, सीधे सबने कंक्लूजन ये निकाला कि हो ना हो मर्डर किसने किया है? नौकर नहीं था घर में, नौकर गायब था। तो किसने मारा होगा? नौकर ने। नहीं, नौकर घर में रहता है, नौकर रात से गायब है। फोन लगाया, फोन नहीं उठा रहा नौकर, एक बार बल्कि फोन लगा फिर फोन कट गया। तो क्या सोचेंगे आप? किसने मारा है? ऑब्वियसली नौकर ने। किसने कहा? इंस्पेक्टर को बोला आप ऊपर भी देख लीजिए, कुछ खून के निशान दिख रहे हैं ऊपर छत पे। तो पुलिस वाला आलसी आदमी, अरे नहीं वो खून नहीं है, वो जंग है, ताले पर जंग का निशान लगा हुआ है। चला आया। फिर उन्हीं में से किसी फैमिली वाले के मेंबर का जान पहचान वाले एक पुलिस था जो रिटायर्ड पुलिस हो गया था, पुलिस में नहीं था, रिटायर हो चुका था। तो उसने जब देखा तो बोलता है होश ना हो, कुछ ना हो, कुछ ये खून है। तो ताला तोड़ा उन्होंने, ताला तोड़ा तो 1 हफ्ते बाद उनको मालूम पड़ा कि जो नौकर था उसकी डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है। अब पुलिस कह रही है नौकर ने नहीं मारा, और ये 1 हफ्ते में पूरे इंडिया भर में न्यूज आ चुकी थी कि बच्ची को नौकर ने मारा, बच्ची को नौकर ने मारा। हमारे पास अखबारों में नहीं जाती थी, हम सब यही सोचते थे कि मैंने पढ़ा है उस न्यूज को, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बच्ची है 14 साल की, मर गई और मारा किसने? नौकर ने। फिर 1 हफ्ते बाद न्यूज आती है जिस नौकर ने मारा था वो मरा हुआ पाया गया, और मरने का टाइम वही जिस समय बच्ची मरी। इसका मतलब नौकर ने नहीं मारा, किसी और ने मारा। अब किसने मारा? अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने एक थियरी बनाई। थियरी क्या बनाई? ये है वो, उसको बोलते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मतलब इज्जत के लिए बच्ची को मारा, कि ये बच्ची हो नौकर से प्यार करती थी। तो माँ बाप ने नौकर बच्ची को कमरे में देख लिया होगा कुछ गलत काम करते हुए, और दोनों को मार डाला। माँ बाप ने मारा। ऑनर किलिंग घरवाले करते हैं अपनी इज्जत के लिए। तो ये कंक्लूजन हो गया। तो पुलिस केस अब माँ बाप पे चलने लगा। जब तक इतना हुआ, फिर आई सीबीआई, फिर पुलिस के हाथ से चला गया सब काम। सीबीआई थोड़ा बड़ी पुलिस होती है, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका काम करने का तरीका ज्यादा प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल मतलब जैसे आप हैं, मैंने आपको कहा काम करना है, आपने कहा सर हम तो कॉफी खिलाना भूल गए, ये प्रोफेशनल नहीं है। आप कभी कभी आते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सीरियसली नहीं है। आप भी कभी कभार आती हैं, कभी कभी नहीं आती हैं। जब नहीं आते हैं तो बताना आपका फर्ज बनता है कि सर हम आज नहीं आएंगे।
आप भी कभी कभी नहीं आते। तो प्रोफेशनल मतलब आदमी ऐसे काम करता है जैसे स्पेशलिस्ट लोगों का काम करने। आप देखेंगे उस फिल्म में ना, आप देखेंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड। क्यों ये इतनी बड़ी घड़ी इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों पर काम किया है। प्रोफेशन जानते हैं क्या होता है? प्रोफेशन काम। तो प्रोफेशनल तो काम हो गया। जैसे हमारा एक नीचे वो आता है, स्वीपर आता है हमारे यहाँ जो काम सफाई करता है, वो भी प्रोफेशनल है। उसमें और एक सीबीआई ऑफिसर में या एक सर्जन में क्या डिफरेंस है? बहुत माहिर है और बहुत सफाई से करता है, अच्छे से ध्यान से करता है। हमारे यहाँ जो बेचारा स्वीपर आता है वो पान खा के पड़ा रहता है, कोई बुला रहा है तो आएगा नहीं आएगा, सफाई करेगा छाप करके चला जाएगा। तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो आप जब देखेंगे इस फिल्म को ना, एंड ऑफ द मूवी में आप क्लियर नहीं हो पाएंगे कि किसने मारा। एक सीबीआई बोलती है कि माँ बाप ने मारा, दूसरी सीबीआई बोलती है कि एक तीसरे नौकर ने मारा। अभी तक केस हवा में लटका हुआ है आज तक। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी। दिखाते हैं लास्ट में दो सीबीआई, दो ग्रुप हैं और दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है। आप भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिल्म को कुछ ऐसा बनाया गया है कि आपको लगेगा सर हो ना हो वो जो लास्ट में था ना वो सही था। क्योंकि इसमें जो लीड एक्टर है इस फिल्म का इरफान खान है। और हम लोग नैरेटिव फैलेसी वाले लोग हैं, हम लोग उसको सही मानते हैं जो हीरो है। इरफान खान एक सीबीआई का बॉस है और दूसरी जो कमेटी बनी थी उसका हीरो कुछ और ऐसे लल्लू पंजू है, उसको जानते भी नहीं आप। तो आपको लगेगा वो तो हीरो है नहीं सर, वो गलत ही उसने इन्वेस्टिगेशन किया होगा। तो ये कह रहा है कि हम लोग कैसी कहानियां पसंद करते हैं जो सिंपल हो। ये फिल्में बहुत अच्छी लगेगी बहुत लोगों को। हाँ। और दिमाग लगाने के बावजूद आप किसी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या एब्स्ट्रैक्ट जानते हैं क्या होता है? हवा एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे हवा या प्रेम, एक फीलिंग जिसको आप टच नहीं कर सकते। कंक्रीट मतलब जिसको आप टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको आप हाथों में पकड़ नहीं सकते। जैसे मैं कोई बोले तुम कितना प्यार करते हो, बहुत अच्छा, मुझसे ज्यादा प्यार करते हो कि मुझसे कम, नहीं बता सकते आप, उसको नाप नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नापना बहुत मुश्किल है। कितनी अच्छी पिक्चर है, अरे कमाल की पिक्चर है, और किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो लेकिन हम लोग को कौन सी पिक्चर पसंद होती है? जो सिंपल हो, जो कंक्रीट हो। असाइन लार्जर, सॉरी, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो कहानियां हैं सिंपल वाली, वो क्या करती हैं? दे असाइन अ लार्जर रोल ऑफ टैलेंट, स्टुबिडिटी एंड इंटेंशंस देन लक। कल मैंने क्लास लिया यहाँ पे, परसों कार्ड दिया बच्चों को, 10,000 आवर रूल। और बच्चे 10,000 आवर रूल में जो कार्ड लिखा है, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने जिसलिए लिखा वो बच्चे पढ़ते हैं और मुझसे लड़ने के लिए आते हैं। उसमें लिखा है कार्ड पे, हार्ड वर्क, स्कूल में, हार्ड वर्क इज नेवर द कॉज ऑफ सक्सेस। बस बच्चे लड़ाई करने आ जाएंगे, सर आप कैसे कह सकते हैं? ये कह रहा है सिंपल जो कहानियां होती हैं उसमें हम किस चीज को हाईलाइट करते हैं पता है? 3 चीजों को। टैलेंट को, कि जो तेज है उसको सक्सेसफुल होता है, जो जीनियस है वो सक्सेसफुल होता है। या स्टुपिडिटी, जो बेवकूफ है वो फेल होता है। और या इंटेंशन, ये आदमी अच्छा है, ये अच्छा ही करेगा, ये आदमी खराब है, ये खराब ही करेगा। और हम लक को नहीं जोड़ते, कोई आदमी गलत क्यों कर रहा है। आप 2 वीडियोस और देखिए, आपने शायद देखा हो, 1-2 बांसी में बच्चे डूबे, 25 बच्चे 24 बच्चे डूबे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे नदी में डूब गए थे, देखा था? व्यास नदी में वो लोग ऐसे घूमने गए थे, नदी में पानी नहीं था, पैर भर के भी पानी नहीं था, और तब तक से और करके पानी आ गया। आप लोगों को लगेगा अरे चले आए, उनको भी लगा होगा चले आएंगे, अभी जा रहे हैं। 3-4 बच्चे थे ऐसे हाथ पकड़ करके, वीडियो है उनका प्रॉपर, किसी फ्रेंड ने वीडियो लिया है, और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं लोग उधर से, जल्दी आओ। हाथ में पकड़ा है, फिर एक का हाथ छूट गया, फिर सब बह के मर गए। आपको लगेगा मैं इनकी जगह होता तो मैं तो भाग गया होता। ये नैरेटिव फैलेसी, क्योंकि आप उनकी जगह थे नहीं, फिर भी आप उनकी जगह के बारे में कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि आपसे बेवकूफ थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे वो, बल्कि उसमें से तो 1-2
प्रोफेशनल स्विमर थे, वो भी मर गए बेचारे। एक और वीडियो आप देखिएगा, मैं उसके ऊपर आर्टिकल बनाऊंगा। एक शेर के सामने 12वीं का बच्चा गिर गया, दिखा वीडियो? 12वीं का बच्चा नीचे, शेर ऐसा उसको देख रहा है। फिर कुछ देर बाद शेर ने उसको हाथ मारा, फिर गर्दन से पकड़ के लेके चला गया। 12th का बच्चा। जब ये वीडियो मैंने एक 12th के बच्चे को दिखाया, अरे सर, हम होते तो फाइट करते, हार नहीं मानते। या तो बोलता है अगर हम ऊपर होते, जो वीडियो बना रहा है, हम तो कूद गए होते अंदर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप क्या करते जब आप ये बोलना शुरू करते हैं? तो आप किस में फंस रहे हैं? आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं, आप सब समझ गए, लेकिन आप समझे नहीं, क्योंकि आप उसमें है ही नहीं। तो 3 चीजों को ज्यादा, वो आदमी क्यों मरे, बच्चे क्यों मरे? उनकी कोई गलती थी? बदकिस्मती थी वो। हाँ, मुझे कहीं भी नहीं दिखी, नीचे देखा, बगल में देखा, कहीं भी नहीं थी। फोन कराओ। बच्चे क्यों मरे? बदकिस्मती। ना उनका टैलेंट, ना बेवकूफी, ना ही तो उनका इंटेंशन। बदकिस्मती कुछ होता है। बदकिस्मती जब कोई वर्ड यूज करता है या किस्मत कोई वर्ड यूज करता है, तो उसका ये मतलब है कि वो आदमी ये मान रहा है कि मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों हुआ। जब ये सेंटेंस मैं बोलता हूं कि मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ और मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत खराब थी, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं। मैं किसी एक के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, या किसी एक के ऊपर मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूं कि ये कारण से ऐसा हुआ है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम। अगर आप मुझसे पूछें आज से 10 साल पहले हमारे घर में एक सुसाइड हुआ, तो क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम, किसकी गलती थी। लोग केस कर देंगे, पुलिस केस कर देगी, किसी ने मारा नहीं किसी को। आप एग्जाम में फेल हुए, तो क्यों फेल हुए? आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं क्यों फेल हुए? अगर आप बोलते हैं सर मैंने पढ़ा ही नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहते थे, पढ़ना चाहते हैं आप टीवी नहीं देखना चाहते हैं, कैन यू, इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाई, तो उसका रीजन सोल्यूशन निकाल के आराम से आप काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग, यही है ना इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमको लगता है कि हम समझ गए सर, हम क्यों फेल हुए, हम इसलिए फेल हुए क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि मेरा स्वभाव, नेचर ही ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि ये, क्योंकि वो, क्योंकि, और हम जान लेते हैं, उसके बाद हम सेटल। आगे कुछ और होता है, देखिए। And focus on few striking events that happened rather than on the countless events that failed to happen. Narrative fallacy में पता है क्या होता है? आप कुछ ऐसे इवेंट्स पर फोकस करते हैं जो हुआ, और ऐसे ढेर सारी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं जो नहीं हुआ, जो हो सकता था। जैसे एक बच्चे ने अगर ये कहा सर मैं बेवकूफ हूं इसलिए मैं पास नहीं होऊंगा कभी भी, मैं पास कभी आज तक हुआ नहीं हूं, आगे भी नहीं होगा, तो उसने किस चीज पर फोकस किया? वो उन सब चीजों पर फोकस किया जो हुए हैं। पहले फेल हो चुका है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे उसने कभी कंसंट्रेशन नहीं के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं किया, उसने कोई ऐसी बुक्स नहीं पढ़ी जिससे उसका दिमाग तेज हो सके, उसने कभी काउंसलिंग नहीं कराया, वो कभी मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया। ये सब नॉन इवेंट हैं, और जो हमारा दिमाग है ना, वो इवेंट पर ही ध्यान दे सकता है, नॉन इवेंट पर ध्यान नहीं देता। आप बहुत खुश हैं, चल रहा है सब कुछ, आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, तब तक से आपके फ्रेंड का फोन आया, अरे सुनो यार कल मेरी बर्थडे पार्टी है, आ जाना। तुम गए वहां, बर्थडे पार्टी देखा उसका, बड़ा सा केक, खाना, गुब्बारे, गिफ्ट, आप वापस आए, अभी तक आपको अपने बर्थडे के बारे में कोई विचार ही नहीं था, अब अचानक से आप दुखी हो गए अपने बर्थडे को लेकर। क्यों? क्योंकि एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के बारे में आपने सोचा और अचानक अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी तक आपका अपना बर्थडे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई दुख वाली बात नहीं थी, ठीक है, आम दिन था, तो आपने एक इवेंट पर ध्यान दिया। आपका बर्थडे आम था, नॉन इवेंट था। जैसे श्रीश का अब बर्थडे आने वाला है 22 तारीख को, 6 साल तक उसको पता भी नहीं था बर्थडे क्या होता है,
उसके बर्थडे के दिन हम लोग पेस्ट्री वेस्ट्री ले आते थे, खा लेते थे। नहीं, आप लोग भी आए थे एक बार, पेस्ट्री खा लिया, गुब्बारे उब्बारे लगा दिए। इस साल बड़ा झटका लग गया, 2 बर्थडे उसने अटेंड किए, एक बगल में चिकी का और एक अभी भी आज आद्या का। तो मुझसे पूछा था, पापा मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाएगा? उसको कैसे मालूम कि उसको अपना बर्थडे मनाना है? 2 इवेंट देखा उसने, तो इवेंट पर फोकस कर रहा है, ना कि नॉन इवेंट पर। नॉन इवेंट अब तक उसने कभी बर्थडे के बारे में सोचा ही नहीं। अभी समझेंगे और थोड़ा पढ़ते हैं तब समझेंगे। बोलता है, गुड स्टोरीज प्रोवाइड अ सिंपल एंड कोहेरेंट अकाउंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड इंटेंशन. You are always ready to interpret behavior as manifestation of general propensities and personality traits causes that you can readily match the effect. अच्छी अच्छी कहानियां जब सुनते हैं आप तो फटाफट कंक्लूजन पे आते हैं, आसान है। 2 दूनी 4, 2.2 इंटू 6.8 सर ऐसे सवाल मत पूछिए। क्यों? इसमें सिस्टम 2 लाना पड़ेगा। और नैरेटिव फैलेसी किसको होती है, 1 को कि 2 को? सिस्टम 1 को होती है कि 2 को होती है नैरेटिव फैलेसी? सिस्टम 1 क्या होता है? तो तुरंत कंक्लूजन पे आता है, इसलिए सिस्टम 1 को ही नैरेटिव फैलेसी होती है। सिस्टम 2 को तो कोई फैलेसी होती ही नहीं है। सिस्टम 2 बहुत धीमे धीमे काम करता है। सिस्टम 2 सीखता है, पढ़ता है। पूरी किताब जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है डैनियल kahneman की, वो यही बता रही है कि सिस्टम 1 के कंक्लूजन्स हमेशा सही नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास एक अच्छी ब्रांड की घड़ी आ जाएगी तो वो घड़ी कभी खराब नहीं होगी, ये एक सिस्टम 2 की फैलेसी है, सिस्टम 1 की फैलेसी है। क्विक कंक्लूजन पे आए हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूं तो सब मुझे अच्छा अच्छा मानेंगे, ये सिस्टम 1 का फैलेसी है। सर ऐसा होगा? सही में नहीं होगा, पता नहीं है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जब आप मन से ये जानते हैं और ये मानते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तो आप सर्च करते हैं। लेकिन अगर आप जान गए कि सर मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। आप बुक्स कब पढ़ेंगे? जब आप जानना चाहेंगे। आपको पता है कि नहीं मालूम मुझे। नहीं, बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है। ह्यूमन माइंड, सॉरी वो तो था, डज नॉट डील वेल विथ नॉन इवेंट्स। नॉन इवेंट्स मतलब जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुए। योग, जिसको हम लोग यहां आते हैं पढ़ने, जेन योगा, मैं खूब आप लोगों को कहानियां बताता हूं जेन योगा की, लेकिन आपकी लाइफ में जेन योगा एक नॉन इवेंट है। आपने कुछ किया ही नहीं उसको, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। करेंगे तो शायद कुछ हो। सर ने एक बुक खरीदी, सर से बुक खरीदी, उसको पढ़ा मैंने, कुछ खास नहीं हुआ मेरी लाइफ में। सर की लाइफ में हुआ है, मेरी लाइफ में नहीं हुआ, तो आपके लिए वो नॉन इवेंट है। एक बड़ी अच्छी कहानी बताई है इसमें, 2 दोस्तों की। उनका नाम है, बोलता है 2 दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, स्टैनफोर्ड में, पढ़ने में बहुत तेज। स्टैनफोर्ड दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। और उन्होंने एक सर्च इंजन बनाया, और सर्च इंजन जो है चला नहीं, पैसा वैसा नहीं कमा पा रहा था वो। उन्होंने उसको $1 मिलियन का बेचना चाहते थे। $10 लाख, मतलब कितने पैसे हो गए? करीब 4-5 करोड़ रुपए। लोगों ने खरीदा ही नहीं, पैसे नहीं कमा रहा हो तो क्या खरीदना। तो उन्होंने फिर कुछ किया, फिर पैसे कमाना शुरू किया। आज वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन फेसबुक की कंपनी से ज्यादा है। उस कंपनी का नाम जानते हैं? गूगल। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज वो दोनों बहुत जीनियस थे। अब आपको लगेगा हाँ सर वो जीनियस थे, हम तो जीनियस है नहीं, हम तो ऐसा कभी कर नहीं सकते। नैरेटिव फैलेसी। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पता नहीं। ये भी कहते हैं हाँ सर हम कर सकते हैं सर, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, तो भी नैरेटिव फैलेसी है। ये नैरेटिव फैलेसी है क्योंकि आप, कौन सुनना चाहता है? सिस्टम 2 कभी कुछ सुनना नहीं चाहता। आप कभी अपने आप से पूछिए 2332 गुणे 5450, इसका क्या आंसर सुनना चाहते हैं आप? इसका जो आंसर होगा वही होगा सर, हम कुछ नहीं चाहते।
लेकिन जब आप एक की लड़की आपके सामने आती है, वो आपसे पूछे तुम मुझसे आई लव यू बोल रहे हो, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, आप ये नहीं बोलेंगे। तुम्हारे मन में जो है साफ साफ बोलो, प्यार करती हो तो बोलो, नहीं प्यार करती हो तो बोलो। नहीं, आप ही बोलेंगे प्लीज यही बोलो कि प्यार करती हो। तो आज सिखा मैं कह रहा हूं आपको कि जब आपको ये लगता है ना बस सर अब मैं समझ गया सर, प्रॉब्लम सॉल्व, तो फिर आप एक फंसे सिस्टम 1, आप इल्यूजन में फंसे, क्योंकि आप समझे नहीं है, कोई भी चीज समझी नहीं जा सकती। और जो आदमी समझ जाता है वो समझ पर वेट नहीं करता, वो सीधे एक्शन पे चला जाता है। वो कहानी आपने शायद मैंने बताई हो आपको, शांति निकेतन का नाम जानते हैं? शांति निकेतन एक स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ ऋषिकेश में भी है, सबसे पुराना रविन्द्रनाथ टैगोर ने खोला था उसको। वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों को पढ़ा रहे थे ABCD, छोटे बच्चों को, अ से आम, अनार, ये सब। और वो अच्छे टीचर थे बहुत, बच्चा कोई पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े, खेले कूदे तो जाओ खेलो। एक टीचर, एक बच्चे का पेरेंट आया वहाँ घूमने, देखा तो वो पढ़ा रहे थे और एक बच्चा ऊपर पेड़, आम के पेड़ में बैठा होता। किसी ने पूछा आप कैसे पढ़ा रहे हैं? बोलते क्या हुआ? बोलते आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा आपका ऊपर चढ़ा हुआ है, आपको नहीं पता? बोलते हाँ मुझे भी चिंता हो रही है इन लोगों की। बोलते मतलब? बोलते मैं पढ़ा रहा था अ से आम, तो आम तक पहुंच गया हो, ये लोग किताब में आम खोज रहे हैं। जब आपको मालूम पड़ जाता है ना कि फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनेगा, तब आप हमसे बोलते नहीं सर अब बना लेंगे, कल बनाएंगे, अब हमको आ गया, अब परसों बना लेंगे। या आपको जब मालूम पड़ जाता है कि फ्रिज में चॉकलेट पेस्ट्री रखी हुई है और शाम तक अगर नहीं खाया तो मैं खा जाऊंगा, तो आप बोलते हैं ठीक है शाम को 5 बजे खाएंगे आप, तो मैं 4:59 पे जाके खा लूंगा। ऐसा नहीं बोलते आप क्या बोलते हैं? आप 2 मिनट रुकिए सर मैं अभी आता हूं, और जब वापस आएंगे तो ऐसा करेंगे, खा लीजिएगा। एक्शन, आप स्ट्रेट अवे एक्शन पे जाते हैं। लेकिन जब तक आप जब आपको समझ में आ जाता है, मैंने कहा जब आपको नहीं समझ में आता ना तो आप बातें करते हैं समझदारी की। मुझे पता है क्यों हुआ ये, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू सर। मैं एग्जाम में फेल क्यों हुआ मैं बता सकता हूं आपको, या मोदी जी ने क्यों किया मैं बता सकता हूं आपको। मैं उनकी जगह होता तो मैं ये करता, अगर मैं सचिन की जगह होता तो मैं ऐसे खेलता, ढेर सारी चीजें। और जो आदमी को समझ में नहीं आता, जो कंफ्यूज स्टेट में है, वो या तो सर्च करता है या जब समझ में आ जाता है तो सीधे काम करता है, वो समझदारी की बातें नहीं करता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पीछे की कहानी को सुनते हैं, पास्ट की कहानियों को, तो अपनी गलतियों को नहीं समझते, हम गलतियों को चेंज कर देते हैं, कहानी को थोड़ा सा पलट देते हैं। उसको नैरेटिव फैलेसी इसी को बोलते हैं कि जब उसको सुनिए, एक्शन सीधे निकल के आता है। जब आपको समझ में आ जाता है तो सीधे एक्शन आता है, गलत और सही उसमें होता ही नहीं है। आप एक्शन लेते हैं और एक्शन बताता है कि सही था कि गलत था। आपने अगर, मैंने आपको बताया कि बहुत स्वादिष्ट समोसा है, तो आप सीधे एक्शन पे जाते हैं, खाते हैं। आप खाया और ये उल्टी बताती है कि बेकार था, स्वादिष्ट बताता है कि खत्म हो गया समोसा। आप ये बैठ के डिसाइड नहीं करते लग रहा है अच्छा, थोड़ा खराब भी लग रहा है, ऐसा नहीं होता। जब आपका एक्शन सही होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है और आप जानते हैं। जब एक्शन की वजह से रिजल्ट खराब आता है तो आप उसको रोक देते हैं। पॉइंट क्या है? डोंट कम टू कंक्लूजन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मत बताइए अपने आप को कि मैं समझ गया। अगर आपने ये बताया अपने आप को मैं समझ गया, तो आपका दिमाग सर्च नहीं करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा। और खाली ऐसा बोलने की बात नहीं है, हम लोग मानते भी बहुत बार, कंक्लूजन निकालते हैं माँ बाप के बारे में, दोस्तों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, इन सब के बारे में कंक्लूजन हैं, या तो अच्छे हैं या तो खराब, या तो अच्छे हैं या तो खराब। मेरे दोस्त हैं, वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मुझसे पूछ रहे थे सर आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है? मैंने कहा मुझसे पक्का पूछ रहे हैं क्योंकि फंसेंगे आप। फंसेंगे मतलब वो अच्छी सैलरी है उनकी, तो गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? गाड़ी की जरूरत नहीं है। अब
पैसे वाले हो गए तो गाड़ी चाहिए, तो पैसे वाले लोग गाड़ी कौन सी खरीदते हैं? अच्छी बड़ी महंगी कार। तो मैंने कहा गाड़ी तो मेरे हिसाब से तो खाली सस्ती होनी चाहिए, बेसिक नैनो गाड़ी होनी चाहिए। मेरा हिसाब क्या है? मेरा हिसाब ये है कि पैसे कम लगें, पेट्रोल कम खर्चा हो, गाड़ी की जब सर्विसिंग कराओ, टायर खराब हो तो कम से कम पैसा लगे, क्योंकि मेरे पास कम पैसे हैं। मेरा हिसाब है भाई, यूज, हर चीजें यूज के लिए होती हैं। अब एक बार उन्होंने सुन ली मेरी बात, भूले भटके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर से वही सवाल पूछा, सर कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? मैंने कहा मैं बोलना शुरू करूं, बोलते अरे बॉस आप चुप ही रहिए। उन्होंने क्या कहा? चुप रहने के लिए नहीं कहा, वो ये जान गए कि जो सर बोल रहे हैं मैं जानता हूं, मैं समझ गया हूं आप क्या बोल रहे हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप कंजूस हैं। ये जो वर्ड्स बेवकूफ़, कंजूस, मैं उनके अपने मुंह से उनके लिए बोल रहा हूं, बट कान क्यों बंद किया? बिकॉज जो लॉजिक सर का है उसके लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। आप अपने कंक्लूजन के साथ सेटल्ड हैं, खुश हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मना कर दिया, बोल दिया तुम बहुत दुष्ट आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रह सकती, तो आप ये नहीं खोजेंगे कि मेरे में क्या कमी है, मैं कैसे बदलूं। आप ये कहेंगे अच्छा ठीक है बताता हूं। दिस इज अ कंक्लूजन, क्विक कंक्लूजन। एक और छोटी सी बात है, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑटोमेटिक होती है। जब मैं बोलता हूं आपको कि आपको रुकना है, तो रोकेंगे कैसे? वो तो ऑटोमेटिक होती है। कैसे रोकेंगे आप? छींक रोक सकते हैं, उल्टी रोक सकते हैं, वो सब ऑटोमेटिक चीजें हैं। पलक की झपकना रोक सकते हैं, अपने आप होती है। जो चीज ऑटोमेटिक होती है उसको कैसे रोकेंगे आप? नहीं रोक सकते। लेकिन अब जब जानते हैं तो आप उसको देखना शुरू कर पाते हैं, तो उससे कुछ चेंज होता है। जब आपको मालूम पड़ता है, जैसे अब ये घड़ी वाली बात है, ये महंगी घड़ी है, अगर 5,000 की है तो महंगी है। अच्छी है कि खराब है? अच्छी हो, ये नैरेटिव फैलेसी है। अच्छी अगर बोलता हूं तो नैरेटिव फैलेसी है, खराब बोलता हूं तो भी नैरेटिव फैलेसी है। इसको टूटने के बाद हमको दुख होगा कि सुख? दुख होगा ऑब्वियसली। अगर सस्ती घड़ी टूटेगी तो सुख होगा कि दुख? उसमें भी दुख होगा। लेकिन ज्यादा दुख किसमें होगा? महंगी घड़ी में। तो जो ज्यादा दुख होगा उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? ये बता के कि इसकी कीमत 5,000 की जब घड़ी आ गई है तब इसकी कीमत उतनी ही है जितनी 500 वाले की है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको शायद मैंने पहले बताया भी हो, एक ज़ेन फकीर था, वो अपने ऊपर काम कर रहा था, ध्यान मान करता था। उसके साथ उसका अप्रेंटिस भी था। अप्रेंटिस नहीं जानते? शिष्य, ट्रेनी, डिसाइपल, दोनों काम करते थे। बेचारे भिक्षु थे, भीख मांग मांग के रहते थे, साधु थे ना। तो एक दिन किसी बड़े अमीर आदमी के यहाँ पहुंचे दोनों। तो अमीर आदमी ने खाना वाना खिलाया, फिर सोचा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बेचारे बूढ़े हैं, उनको मैं कुछ पैसा दे दूं। तो उसने उनको एक मोटा सा सोने का पत्थर टाइप का दे दिया। वो दोनों फिर वापस चले आए। जब वापस आए तो शिष्य ने देखा गुरुजी की चाल थोड़ी तेज हो गई है। अंधेरा था तो उन्होंने कहा जल्दी आश्रम में पहुंचते हैं। लेकिन जब जा रहे थे तो गुरु जी की चाल में एक स्थिरता थी, धीमे धीमे जा रहे थे, एक ध्यान था गुरु जी की चाल में, शिष्य की चाल में, दोनों की चाल में। और जब वापस आ रहे थे तो गुरु जी की चाल में तेज हो गई थी। फिर वो लोग एक कुएं के ऊपर रुके, बहुत पुरानी कहानी है, और वहां पर उन्होंने कहा चलो थोड़ा फ्रेश होकर के कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो थैली उसको दे दी शिष्य को, और गुरु जी गए थोड़ा बगल में बाथरूम करने। शिष्य ने देखा अंदर, तब देखा कि इसके अंदर तो सोना पड़ा हुआ है। तो शिष्य ने कुछ किया। गुरु जी आए, फिर खाना खाकर तेजी तेजी चले गए, अपने आश्रम पहुंचे। और जब आश्रम में
झोला खोला, खूब जोर से हंसा वो। हाँ, गुरुजी बहुत जोर से हंसे। हम शायद उनकी जगह होते तो रोते। उसने क्या किया शिष्य ने? उसने वो पत्थर कुएं में फेंक दिया, सोने का पत्थर, और उसकी जगह पर उतने ही वजन का एक दूसरा पत्थर डाल दिया। तो इसमें तो दुखी होना चाहिए हम लोगों को, उसका इतना पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन ये भिखारी थे, भिक्षु थे। तो गुरुजी हंसे किस बात पर? उनको ये समझ में आया कि वहां से उस अमीर आदमी के घर से लेकर कुएं तक तो मेरी चाल क्यों तेज थी? सोने की वजह से। गोल्ड था मेरे पास उसको बचाने के लिए। लेकिन कुएं से लेकर आश्रम तक मेरी चाल क्यों तेज थी? वो एक इल्यूजन की वजह से। मेरे पास गोल्ड नहीं था, मेरे दिमाग में गोल्ड का आइडिया था। अब ये घड़ी केवल घड़ी है। अगर टूटती है और मुझे दुख होता है तो मेरे दिमाग में उसका आइडिया है। गुरुजी क्यों हंसे? बिकॉज वी कैन चेंज आइडियाज। अगर आप अपने आप को फेल्ड मानते हैं, इट्स एन आइडिया। वॉट यू कैन डू विद दैट आइडिया? स्माइल ऑन इट। कि आप जान गए कि ये एक इल्यूशन है। सच्चाई क्या है? आई डोंट नो। अपने आप से बोलें कि आशीष भाई तुम क्या कर सकते हो पता है तुम्हें? तो अंदर से बोलेगा बहुत कुछ। नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर सकते हो। यू सीरियसली डोंट नो। बस जो हम करना चाहते हैं वो हमारी डिजायर होती है, और जो हम कर सकते हैं, हमारी जो पोटेंशियल है, वो हमको नहीं मालूम। न जाने वी शुड नॉट नो आवर पोटेंशियल, तभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे को नहीं मालूम होता है वो क्या क्या कर सकता है, तो बहुत कुछ ट्राई करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। अब मैं अगर ये बता दूं कि बहुत मुश्किल बुक है, आपके लायक नहीं है, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको ना पता हो कि कैसी बुक है और आपने अचानक एक दिन उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, तो कुछ वर्ड्स मुश्किल पड़ेंगे, क्या पता एक आध सेंटेंस आप पढ़ ही लें। अगर पसंद आ गई, जैसे आपने पढ़ लिया द ह्यूमन माइंड डज नॉट डील विथ द नॉन इवेंट्स, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको एक सेंटेंस में कुछ तो समझ में आया। लेकिन कोई आकर काउंसलर बता रहे तुम ये पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी औकात पता है, तो जाओ पहले अपनी 8th की किताब पढ़ो तब जाके पढ़ना। तो आपका एक आइडिया स्ट्रांग हो गया। आइडियाज आर नॉट रियलिटीज। जैसे वो पत्थर सोना नहीं था, वो आइडिया यहां था। कोई एक चीज नहीं है जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर वो एक चीज जो हम कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, जो एक चीज है जो आप कर सकते हैं, आप समझिए, मैं बताता हूं। जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अभी मार्क ज़करबर्ग हैं, उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट की है, पता है ना आपको, कॉलेज छोड़ दिया। तो क्या है वो? बिजनेसमैन हैं कि साइंटिस्ट हैं या एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सुधारक हैं, क्या हैं वो? कुछ नहीं पता हम लोगों को वो कर क्या रहे हैं। उनका जो आइडिया है वो बोलता है कि मैं लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा हूं। तो आप जो कर सकते हैं वो कहां से निकल के आता है? आप जब देखते हैं चीजों को, गौर से देखते हैं। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है फेसबुक पे, कहता है वी डोंट मेक बिजनेस टू मेक मनी। वो क्या कहता है? वी मेक मनी टू डू बिजनेस। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। आम तौर आदमी जो होते हैं वो लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन फेसबुक वाले बोलते हैं हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हम बिजनेस कर सकें। मतलब हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि फेसबुक चलाते रहें, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। 10 साल तक फेसबुक में कोई पैसा नहीं कमाया, केवल पैसा खोया खोया खोया। हाँ, मजाक हो गया था बिजनेसमैन की, लोगों की कम्युनिटी में। कब कमाएंगे कब कमाएंगे, बड़ी बोल रहे हैं बहुत अच्छा आइडिया है, लाखों लोग फेसबुक यूज करते हैं, कमाएंगे कब? अब जाके 3-4-5 साल पहले फेसबुक में कुछ पैसे कमाना शुरू किए एड से। तो मेरा पॉइंट समझिए, जो आप कर सकते हैं, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू शुड नॉट बी क्लियर।
यू शुड जस्ट बी पेशेंट एंड ऑब्जर्वेंट। आप पढ़ें किताबें, जब आप पढ़ते हैं किताब तो आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट कौन है? जो लोगों का दिमाग समझे, ना कि थियरी। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट वो होगा जो 10 किताबें पढ़ेगा, बिजनेस की भी किताब पढ़ेगा, हो सकता है साइंस की भी, फिजिक्स की किताब पढ़ के वो साइकोलॉजी समझे। एक अच्छा फिजिसिस्ट कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा? जो हो सकता है मशीन को पढ़ करके बॉडी को समझे। तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन जो है आप वो कर सकते हैं। एक आदमी बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है और अपनी बीवी की बात नहीं समझ पा रहा है, तो इज नॉट अ गुड साइकोलॉजिस्ट। योर आईज, योर ईयर, योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व चीजों को, जैसे इनको मैंने बोला कि आपको 4 लाइन की कॉपी में लिखना है और ये नहीं देख पा रहे हैं इसको, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर मैंने आपको कहा बेटा एक बार ज़ेन योगा को पूरा पढ़ना है, तो आप नहीं देख पाए इसको। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो, हाँ, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्जर्वेशन मतलब देखना। अभी इस पर मत पहुंचिए कि सर हम क्या क्या कर सकते हैं, वो तो डिजायर की बात कर रहे हैं। अभी इस पर देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग मतलब आसपास क्या हो रहा है और उससे मैं क्या समझ रहा हूं और क्या गलत समझ रहा हूं। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब हम सब चीजों को गलत समझ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, जो हमारे पास में हुई। जैसे आप अपने बारे में बड़ा अच्छा आपको आइडिया है कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, है ना? कैसे पता आपको बहुत अच्छी स्टूडेंट थी? आप कुछ एग्जाम हुआ और उसमें आपको अच्छे नंबर मिले तो आपको लगता है बहुत अच्छी स्टूडेंट है, या क्लास में 10 बच्चे फेल हुए और आप नहीं फेल हुई तो आप बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। ड्रॉप दिस आइडिया दैट आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैं कैसी स्टूडेंट थी? आई डोंट नो। कैन यू से दिस? आई डोंट नो। आप मुझसे पूछें कि सर आप अच्छे टीचर हैं या खराब टीचर हैं, मैं नहीं जानता। बच्चा बताए ना बताए, मैं तो नहीं जानता। पूछो सर आप कैसे टीचर हैं? मुझे सही में नहीं मालूम कैसा टीचर हूं। आज मैं जो पढ़ाना चाहता था आपको, मैं नहीं पढ़ा पाया। मैं बहुत सोच समझ के आया था कि मैं इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझा दूं, लेकिन नहीं समझा पाया मैं। आपको लगता होगा आपको समझे हैं, आपको लगता होगा बड़ी अच्छी क्लास चली है ना? एब्स्ट्रैक्ट था, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन अभी तक मैं तो ये फीलिंग कि मैं कैसा टीचर हूं, आज की क्लास कैसी चली, वी डोंट नो। तो आप चाहते क्या थे सर आज मुझसे? मैं चाहता हूं कि आप सब ये चैप्टर कम से कम 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार ही पढ़ें। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आपकी सर्दी खत्म हो जाए, जब आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, आप डिस्टर्ब लग रहे हैं आज, नहीं ठीक है, जब आप थोड़ा बाइक घर पे छोड़ के आए, जब आप टॉप न करना चाहें, जब आप शांत हो, वो तो कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़िएगा। इस दिवाली में इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल चैप्टर है। मैंने पता है इसमें इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब मैंने फिर खोजा। इंटरप्रिटेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? आपको नहीं मालूम होगा, आपको नहीं मालूम होगा, आपको तो पता होगा। इंटरप्रिटेशन प्रेडिक्ट करना, मुझे भी लग रहा था ऐसे ही कुछ, बट इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर। नॉट जस्ट चैप्टर, इट्स अ डिफिकल्ट आइडिया, बिकॉज हम लोगों को लगता है हम समझ रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं समझ रहे। आप हमको जबरदस्ती बेवकूफ बनाने के चक्कर में पड़े, हम तो समझ रहे हैं। आपको लगता है घर साफ है कि गंदा है ना? लेकिन आपको साफ लग रहा है, मुझे गंदा लग रहा है। क्यों? व्यू डिफरेंट है और डिजायर्स डिफरेंट हैं। मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं? ज़ेन मॉनेस्ट्री से। आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? बनी की दुकान से, ऑब्वियसली। तो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप? अपने आप को समझने के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि किसी तरह से 2-4 लोग नमस्ते सर आपसे इंप्रेस हो जाएं, इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेकंड वाला चाहते हैं, फर्स्ट वाले के बारे में हमको आइडिया नहीं है। मैं जब उसको पढ़ा मैंने बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत सी चीजों के बारे में कंक्लूजन बना के बैठा था और मैं बड़े बड़े एक्सीडेंट करने वाला था।
अब वो नहीं करूंगा मैं। जैसे मैं डॉन बॉस्को छोड़ने वाला था बहुत जल्दी ही, लेकिन अब नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने सोच लिया था डॉन बॉस्को बेकार स्कूल है, लेकिन फिर मैंने, तुम्हें कैसे मालूम आशीष भाई बेकार है कि अच्छा है? टीचरों को देखते हो कि स्टूडेंट को देखते हो कि फादर को देखते हो कि बिल्डिंग देखते हो? जो भी है यही है। हम चीजों से भागना चाहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमको लगता है हम समझ चुके हैं। जब समझ गया तो और क्या समझना? बेकार है सर, ये मत करिए आप, ये कपड़े मत पहनिए, ये बेकार लग रहा है आपके ऊपर। मुझे लोग देखते हैं, सेंटर में देखते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे सर आप बड़े कमजोर लग रहे हैं देखने में, वेट आपका बहुत कम हो गया है। दिस इज कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब दिमाग में आइडियाज आते हैं और फिक्स्ड होते जाते हैं। तो इस दिवाली में हम रावण के बजाय अपने आइडियाज को जलाएंगे। जय माहेशमती।